मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले हुए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिहाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारम, भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। 16वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे हम, जिसके अंतर्गत 12 पदार्थों की चर्चा चल रही थी, जो आप सभी को अत्यंत स्पष्ट ही होगा। बहु, एक। अब इसमें सेतराणाम शब्द आया है, जिसका अर्थ हमने किया था कि इतर से सहित। इतर का तात्पर्य होता है विपरीत। तो अपने अपने जोड़ी के साथ में, एक अकेला नहीं, अपने अपने जोड़ी के साथ में। जैसे बहु है, तो बहु का एक अपना एक साथ ही होगा एक। बहु का उल्टा, विपरीत, उसके साथ में ऐसे करना है। यहाँ पर नाम 6 के गिना है, लेकिन सेतराणाम शब्द से विपरीत के साथ में ग्रहण करना है। बहु के साथ में एक भी ग्रहण करना है, तो बहु और एक। फिर बहुविध, बहुविध के साथ एक विध भी ग्रहण करना है। क्षिप्र के साथ अक्षिप्र भी ग्रहण करना है, तो 6 हो गए। फिर अनिश्रित का के साथ में निश्रित भी ग्रहण करना है। अनुक्त के साथ उक्त भी ग्रहण करना है, और ध्रुव के साथ अध्रुव भी ग्रहण करना है। इस प्रकार कुल मिलाकर हो जाते हैं 12 पदार्थ। इनकी चर्चा हमने सामान्य तौर पर की थी। एक बार पुनः अत्यंत शॉर्ट में इनके थोड़े से स्वरूप की चर्चा देख लेते हैं। सबसे पहले बहु। बहु में था कि एक साथ बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होना। एक में था किसी एक पदार्थ का ज्ञान होना। अब यहां पर आपको प्रश्न उठ सकता है कि बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान कैसे कर सकता है जीव, क्योंकि जीव तो एक समय में एक ही पदार्थ का ज्ञान करता है, या फिर जो हमारा ज्ञान होता है वो एक पदार्थ को ही अपना विषय बना पाता है। तो एक ज्ञान एक पदार्थ को विषय नहीं बनाता, बहुत सारे पदार्थों को भी विषय बना सकता है। ये हमें जानना चाहिए। जैसे मुझे ज्ञान हुआ कि यहाँ पर सेना है। सेना एक नहीं है, बहु है। क्यों? क्योंकि उसमें एक व्यक्ति नहीं है, कितने सारे, बहुत सारे, बहुत बड़ी सेना है। तो बहु का भी ज्ञान हमारे ज्ञान में हो सकता है, बहुत सारे पदार्थों का भी एक साथ हमारे ज्ञान में हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो अध्यात्म की दृष्टि से कह दिया जाता है कि एक आत्मा का ध्यान होता है उस समय, अन्य का नहीं, लेकिन वो अलग प्रसंग है। वस्तुतः एक साथ बहुत सारे का ज्ञान हो सकता है, जैसे सेना का उदाहरण दिया। तो ये हो गया बहु। इसमें दो प्रकार की चीजें थी, संख्या और परिमाण। वो अलग अलग उस समय हमने चर्चा की थी, विशिष्ट देख लेना चाहिए। एक, एक में था कि एक का ग्रहण होना, किसी एक मनुष्य का ग्रहण होना, या अल्प का भी ले सकते हैं। परिणाम की दृष्टि से दे तो परिमाण के अंतर्गत थोड़ी सी दाल इस प्रकार से ग्रहण करना पदार्थ होगा, वो अल्प हो गया, एक हो गया। अब बहुविध और एकविध। बहुविध में था कि बहुत सारी जाति, जैसे एक जाति, एक प्रकार की सेना है, उस सेना में घोड़ों की अलग प्रजाति होगी, हाथी के सैनिकों की अलग प्रजाति होगी, पैदल चलने वाले सैनिकों की अलग प्रजाति होती, रथ पर चलने वाले सैनिकों की अलग प्रजाति होगी, ऊंट पर चलने वाले सैनिकों की अलग प्रजाति होगी। इस प्रकार सबकी अलग अलग जातियां हैं। तो बहुत सारी जाति का एक साथ ज्ञान होना, उसे बोलते हैं बहुविध। एक विध उसका उल्टा, एक जाति का ही ज्ञान होना। अब देखिए, एक विध में भी पदार्थ बहुत सारे हैं, बहुविध में भी पदार्थ बहुत सारे हैं, लेकिन बहुविध में सारी अलग अलग जाति के हैं। सारे मतलब कुछ अलग जाति के, कुछ अलग जाति के, कुछ अलग जाति के। और एक विध में सारे पदार्थ एक ही जाति के हैं। जैसे कि पैदल चलती हुई सेना का ज्ञान होना, उसमें एक ही जाति के सारे पैदल सैनिक ही है, अन्य सारे सैनिक नहीं है, या उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार हमने 4 पदार्थ देखे। फिर अगला है क्षिप्र। क्षिप्र में दो चीजें थी। एक तो कोई तीव्र गति से पदार्थ जा रहा है उसका ज्ञान होना, और दूसरा था हमारे ज्ञान में तीव्रता होना, कि हम किसी भी विषय को बहुत जल्दी से समझ ले। यदि बहुत जल्दी से समझ लेते हैं तो होता है क्षिप्र, और किसी शीघ्रता पूर्वक गमन करते हुए पदार्थ का ज्ञान होता है, तो वह भी क्षिप्र की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। फिर आया था अगला अक्षिप्र। कोई प्रश्न है क्या? नहीं। ठीक है। अक्षिप्र, अक्षिप्र के अंतर्गत उसकी उल्टी दो चीजें कौन कौन सी?
एक तो किसी भी अपने क्षय क्षम की ज्यादा विशुद्धि नहीं हो पाती, उसके कारण धीरे धीरे ज्ञान होना, क्योंकि ज्ञान की इतनी पकड़ नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ज्ञान हो पा रहा है, वो भी अक्षिप्र के श्रेणी में आएगा। और दूसरा है कि कोई धीरे गति से कोई पदार्थ गमन कर रहा है, उसका ज्ञान होना, जैसे कार इत्यादि होती है, बहुत तीव्र गति से जाती है, उनका ज्ञान क्षिप्र के अंतर्गत आएगा। और कोई सामान्य मनुष्य धीमी गति से चलता है, उसका ज्ञान होना, उस चलते हुए पदार्थ का ज्ञान होना अक्षिप्र की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। फिर आया था अनिश्चित। अनिश्चित के अंतर्गत आया था कि जो पदार्थ छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अ का अर्थ अल्प के रूप में लिया था, ऐसा नहीं कि पदार्थ पूरा ही छुपा हुआ है, निषेध नहीं है, थोड़ा छुपा हुआ है और थोड़ा सा उसका हिस्सा दिख रहा है। जैसे कि हाथी है, हाथी की ऊपर की थोड़ी सी पीठ दिखने लग गई, उस पीठ को देखकर हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर तो हाथी है। या फिर कोई अन्य जानवर का कुछ हिस्सा दिखता है, उसके माध्यम से हम पता लगा लेते यह वह जानवर है या वह व्यक्ति है। तो इस प्रकार पदार्थ को का जो ज्ञान होता है उसे अनिश्रित कहते हैं। अगला था निःसृत। निःसृत का तात्पर्य था कि पूरा सामने स्पष्ट रूप से बाहर पदार्थ खड़ा हुआ है, उसका ज्ञान होना निःसृत होता है। जैसे सामने कोई पूरा हाथी खड़ा है, सो उसका ज्ञान हो जाना, छुपा हुआ नहीं है, स्पष्ट है। फिर अगला अनुक्त। अनुक्त मतलब जिसके बारे में बोला नहीं गया है, उस पदार्थ का ज्ञान होना अनुक्त की श्रेणी में आता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बोली, फिर भी आपको उन सब चीजों का ज्ञान होता जाता है, वो प्रसंगवश होता जाता है। या किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं तो अन्य पदार्थ का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है, तो वो सब अनुक्त की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि कहा नहीं गया है। उक्त मतलब कहा गया है, जो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको ज्ञान होना। जैसे तथ्यार्थ सूत्र का ज्ञान आपके लिए उक्त है। क्यों उक्त है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। इस प्रकार ये वाला ज्ञान उक्त की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगला ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव का तात्पर्य है किसी एक पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करना, जैसे ये बालक है, हाँ ये बालक है, इस प्रकार से ग्रहण करना। लेकिन जब उसमें परिवर्तन रूप से उसका ग्रहण करते, जैसे कि ये पहले छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हो गया तो ये जवान है, फिर और बड़ा हो गया तो ये बूढ़ा है, इस प्रकार जो परिवर्तन से ज्ञान होता है एक पदार्थ का, उसको अध्रुव बोलेंगे। और किसी उसी पदार्थ का एकता पूर्वक ज्ञान हो रहा है कि ये मनुष्य है, या ये मनुष्य है, किसी भी अवस्था में हो ये मनुष्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे ध्रुव की श्रेणी में डाला जाता है। ये सब क्या चीज है, हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसका पूर्व के जो सूत्र से, उस सूत्र से संबंध जोड़ते हुए कहा जा रहा है, उसका पूर्व वाला कौन सा सूत्र था, कोई बताएगा? 15वां सूत्र कौन सा था? अवग्रह हवाए धारण। अवग्रहेहा वाय धारणा, यह सूत्र था। इसमें मति ज्ञान की प्रक्रिया और मति ज्ञान के भेदों की चर्चा की गई थी, जिसकी हमने चर्चा कक्षा में की थी कि अवग्रह इहा आवाय धारणा, इनके माध्यम से पदार्थों का ज्ञान होता है क्रमशः। पहले अवग्रह होगा, फिर इहा, फिर अवाय, और उसके बाद में अंत में धारणा होती है। लेकिन वो अवग्रह ईहा अवाय धारणा किन पदार्थों की होती है? तो इन 12 प्रकार के पदार्थों की होती है। तो इस प्रकार प्रसंग प्राप्त इन 12 प्रकार के पदार्थों की चर्चा की। इस सूत्र में से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चले फिर। कोई प्रश्न? पर ये सम्यक दर्शन मतलब सम्यक ज्ञान, आपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इन चीजों की क्या जरूरत है? इन चीजों की क्या जरूरत, इनको जानने की क्या जरूरत, ऐसी बात करना चाह रहे हैं? तो हाँ। देखिए, ऐसी बात है कि कुछ आगम चीजें होती है और कुछ अध्यात्म की वस्तुएं होती है। पूरा अध्यात्म जो है वो आगम के बेस पर टिका हुआ है, उसके नीचे आगम है, तभी वो अध्यात्म उसके ऊपर खड़ा हुआ है। अध्यात्म अन्यत्र भी है भगवत गीता आदि में, लेकिन उसके मूल में परिपक्व आगम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी आगम की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अब उन्होंने मति ज्ञान की जब चर्चा की, तो मति ज्ञान की चर्चा के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मति ज्ञान के इतने भेद होते हैं, उन भेदों के माध्यम से किन पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर इन पदार्थों की चर्चा की गई है। इस प्रकार इन पदार्थों की चर्चा कली करके तो हमें पूरी। सिद्ध प्राप्त होता है। हाँ नहीं तो यूं शक्कर डाल के यूं कर दो बस। जी बोलिए, कोई और प्रश्न? अभी ये तो सिर्फ मति ज्ञान की चर्चा है,
इसके बाद श्रुत ज्ञान की चर्चा भी आएगी। इसके बाद आगे अलग अलग मन परे ज्ञान की भी चर्चा आएगी। तो अन्य अन्य प्रकार के ज्ञानों की भी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। इस प्रकार ये मति ज्ञान की चर्चा का प्रसंग बन रहा है कि मति ज्ञान में इन पदार्थों का ज्ञान अवग्रह या हवाई धारणा के माध्यम से होता है। स्पष्ट होगी बात? हाँ। ठीक है। अब अगला सूत्र रिपीट करने के लिए शिल्पा जी से निवेदन करूंगा। यद्यपि सरल सूत्र है लेकिन सूत्र का बहुमान करते हैं। अर्थस्य, हाँ। 17वां सूत्र। 17वां अर्थस्य। पुनः बोलेंगे अर्थ अर्थस्य। अर्थस्य। अब देखिए ये अर्थस्य क्या है। अर्थ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। कैसे अर्थ होते हैं अर्थ के? आप में से कोई बताएगा अर्थ के कितने अर्थ हो सकते हैं? बताइए, आप अपने हिसाब से आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते भी होंगे। मतलब अर्थस्य हाँ, मतलब मतलब। अर्थस्य का भी मत अर्थ बोलो। सिर्फ अर्थ का अर्थ हम कर रहे हैं। अर्थ का अर्थ होता है या अर्थ का मीनिंग होता है। उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके प्रयोग में अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है मीनिंग या मतलब के रूप में। और कोई अर्थ शब्द का होता है मीनिंग? और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? मीनिंग के अलावा कुछ और भी इसका होता है अर्थ? आशा जी, चंद्रा जी, कोई बोलेगा? अर्थ मतलब पैसा भी होता है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही बात बताई। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। और अर्थ मतलब इंग्लिश में अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं भी नहीं, होता इंग्लिश में नहीं, हिंदी हिंदी, संस्कृत। और कुछ? अर्थ का मतलब न्याय भी होता है। ठीक है, अर्थ का मतलब न्याय भी होता है। अगला, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। कैसे? कि हम ज्ञान के अर्थ पढ़ने के लिए आए हैं। जैसे कि आपने सरकारी स्कूल के बाहर देखा होगा कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। ज्ञानार्थ शब्द है ज्ञान के लिए, तो अर्थ का वहां पर तात्पर्य क्या है? प्रयोजन। कि ज्ञान के प्रयोजन से प्रवेश हुआ है और सेवा के प्रयोजन से प्रस्थान हुआ है। सही बात है कि नहीं? अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है कि नहीं होता है? होता है। अगला, पदार्थ होता है कि नहीं होता है? अर्थ का तात्पर्य पदार्थ भी होता है, या कहो द्रव्य भी होता है। ठीक है, और यहां पर जो अर्थ है उसका अर्थ द्रव्य ही है या पदार्थ ही है। स्पष्ट हो गई बात? यहां पर अर्थ का क्या तात्पर्य है? बताइए आशा जी। ये अर्थ का तात्पर्य पदार्थ से है। पदार्थ है। अब पदार्थ का मतलब क्या होता है? द्रव्य। ठीक द्रव्य। है, जो छह द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, चक्षु आदि के द्वारा जिनका ग्रहण होता है, मुख्यतः यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की बात की जा रही है। मुख्यतः, जैसे ग्रहण सबका होता है लेकिन मुख्यतः पुद्गल द्रव्य की बात की जा रही है कि जिनका चक्षु आदि के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे कि ये मोबाइल, रुमाल, मेरा शरीर, मेरा शर्ट इत्यादि, ये सारे हो जाएंगे अर्थ, ये सारे हो जाएंगे पदार्थ, क्योंकि ये सब पदार्थ ही तो है। तो यहाँ पे अर्थ का तात्पर्य पदार्थ। अर्थस्य, अर्थ का क्या होता है? अवग्रह यह अवाय धारणा होती है कि बहु, बहुविध, क्षिप्र, अधिस्तृत, अनुक्त, ध्रुव और इनके उल्टे, ये सभी क्या थे? तो इन्होंने बताया ये सभी अर्थ थे। और इस अर्थ का ही अवग्रह यह अवाय धारणा होती है, तो इसलिए यह सूत्र दिया अर्थस्य, कि अर्थ की ही अवग्रह यह अवाय धारणा होती है। अब आप पूछेंगे कि पदार्थ की थोड़ी ना होती, द्रव्य की अकेले की थोड़ी ना होती, द्रव्य के अलावा गुण और पर्याय का ज्ञान नहीं होता क्या? आप बताइए, गुण और पर्याय का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे कि मैंने बोला कि पुद्गल है, इस पुद्गल का ऐसा रंग है या ऐसा रूप है, रूप तो उसका गुण हो गया। गुण हो गया वो। तो हाँ। गुण का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हम्म। तो यहाँ पे अर्थ से क्यों लिखा? जैसे कि यह हम कह देते कि इसका रूप तो सांवला है, सांवला का ज्ञान हुआ। सांवला शरीर का क्या है? गुण है, द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य का ज्ञान कैसे हुआ? यहाँ पे तो द्रव्य का ज्ञान बोल रहे हैं, अभी तो गुण का भी ज्ञान होता है, पर्याय का भी ज्ञान होता है कि हम्म, नहीं होता है? होता है। होता है। अब देखो, एक थोड़ी सी चर्चा विशिष्ट बोलता हो, ध्यान रखना। एक दर्शन है दो दर्शनों में से,
जयचंद जी छाबड़ा ने बोला कि प्रत्येक सूत्र के, प्रत्येक गाथा के 5 प्रकार से अर्थ करने चाहिए। उसमें एक होता है मतार्थ। आपने सुना होगा वो, समय सार की टीका में जयचंद जी छाबड़ा ने उसका विशेष विश्लेषीकरण किया है। बोलिए। तो देखिए, उसका विशेष विश्लेषीकरण वहां पर जयचंद जी छाबड़ा ने किया है। वहां पे मतार्थ का तात्पर्य क्या है कि अन्य जो मत मानते हैं उनका खंडन करना। जैसे यहाँ पर एक दर्शन है, न्याय दर्शन, आपने सुना होगा, जिनको नैयायिक भी बोलते हैं, उनके पालन करने वाले लोगों को। जैसे हम जैनी है या फिर जैन है, क्योंकि जैन दर्शन का पालन करते, जैन दर्शन का अनुसरण करते, वो न्याय दर्शन का अनुसरण करते, उनको नैयायिक बोलते हैं। न्याय दर्शन भी एक प्रसिद्ध दर्शन। न्याय दर्शन वाले भी ऐसा ही मानते कि रूप का अलग ज्ञान होता है, द्रव्य का अलग ज्ञान होता है, और पर्याय का अलग ज्ञान होता है। लेकिन हमारे आचार्य देव श्री उमा स्वामी जी कहते अर्थस्य, इस सूत्र से, कि अर्थ का ही अवग्रह यह अवाय धारणा होती है। रूप आदि जो गुण है उनका भी ज्ञान जो कह रहे हैं वो उपचार से कह रहे हैं, मूल में उस द्रव्य का ही ज्ञान हो रहा है। जैसे मैंने कहा यह सांवला है, तो सांवले से युक्त ये जो पदार्थ है उसका मुझे ज्ञान हो रहा है, अकेले सांवले का ज्ञान नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? इसलिए गुण का ज्ञान हो रहा है तो मात्र वहां पे गुण नहीं है, मूल रूप में द्रव्य का ज्ञान हो रहा है और द्रव्य के गुण का ज्ञान हो रहा है। या जब हमें किसी पर्याय का ज्ञान हो रहा है तो मात्र पर्याय का ज्ञान नहीं हो रहा है, द्रव्य से युक्त जो पर्याय है या पर्याय जिस द्रव्य की है उस द्रव्य सहित पर्याय का ज्ञान हमें निश्चित तौर पर हमारे ज्ञान में होता है। तो इस सूत्र का अर्थ यही तात्पर्य है। आया समझ में? कोई प्रश्न तो हाँ। नहीं? यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। शिल्पा जी, आशा जी। तो अर्थस्य में मतलब आपने एक बार वापस बताना, मतलब यहाँ अवाय और धारणा और ये सब, मतलब ये मति ज्ञान के भेद, ये अर्थस्य के लिए अपन पढ़ रहे हैं ऐसा? नहीं, देखो, मति ज्ञान मैं की, समझी। मति ज्ञान होता है हाँ। पदार्थ का। तो वो बोल रहे हैं मति ज्ञान किसका हो, द्रव्य का हो कि गुण का हो कि पर्याय हो। तो कहते हैं मूल में निश्चय में मति ज्ञान हमेशा द्रव्य का ही होता है। गुण और हाँ। पर्याय का जो ज्ञान होता है वो द्रव्य से संयुक्त गुण और ज्ञान का, पर्याय का होता है। अलग हाँ। पृथक से ज्ञान नहीं होता। या जो ज्ञान हो रहा है वो होता ही नहीं है, पहली बात तो। और जो उसका कथन किया जा रहा है वो उपचार से कथन किया जा रहा है, वास्तविक कथन नहीं है। इससे कहा कि मुझे इसके रूप का ज्ञान हुआ, तो इसके मतलब इस द्रव्य के रूप का ज्ञान हुआ। तो द्रव्य संयुक्त किसी पर्याय या गुण का ज्ञान होता है, यही निश्चय है। आई बात सही। समझ में? हाँ। हाँ। यही अर्थ से इस सूत्र का तात्पर्य है कि द्रव्य का ही ज्ञान वहां पर होता है, न कि गुण और पर्याय का। वो साथ में हो जाता है द्रव्य के, मूल रूप से द्रव्य का ही होता है। क्लियर होगी बात? यस। जैसे न्याय दर्शन वाले हैं उनकी भी चर्चा की, वो मानते हैं कि रूप का अलग ज्ञान होता है, पर्याय का अलग ज्ञान होता है। उनका निराकरण भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर बोलते अर्थस्य, कि अर्थ का ही ज्ञान होता है मूल में। क्लियर होगी बात? हम्म। यही यहाँ पर विशिष्टता, इसको यहाँ पर समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? नहीं। आशा जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी सर। जी बिल्कुल। अब हमने 17वां सूत्र पढ़ा। अब इसके आगे का सूत्र पढ़ते हैं। ग्रह अ, आशा जी से निवेदन करूंगा कि वो हाँ मेरी बात पुनः इस सूत्र को दोहराएं। व्यंजनस्य व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह हाँ, फिर से बोलेंगे। व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह देखो, व्यंजनस्यावग्रह नहीं है, व्यंजनस्यावग्रह। वो विसर्ग है, उसको भी आधे ह के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे कि व्यंजनस्यावग्रह, इस प्रकार से। व्यंजनस्यावग्रह ग्रह, अथ पुनः प्रयास कीजिए। व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह ग्रह, दो बार बोलना पड़ेगा। व्यंजनस्यावग्रह ठीक है, आपने 3 बार बोल दिया, कोई नहीं, आप बार बार प्रयास करेंगे तो और शुद्ध तरीके से इसको बोल सकते। व्यंजनस्यावग्रह ठीक है, व्यंजनस्यावग्रह प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए। अब देखिए, इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। हिंदी में अर्थ लिखा है,
अप्रकट पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। इस अवग्रह अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अवग्रह का स्वरूप आपके मस्तिष्क में है या नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। अवग्रह किसे कहते हैं, आपको पता है? क्योंकि हमने चर्चा की है अवग्रह की, बहुत लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हम्म। अवग्रह का स्वरूप आपके ध्यान में है कि नहीं? हाँ। ख्याल में है। ग्रह का मतलब अप्रकट। अवग्रह का मतलब अप्रकट नहीं होता। नहीं अव मतलब जो मतलब सामान्य ज्ञान जो अ, हाँ, के हमको जो ज्ञान होता है वो अवग्रह। तो हमने इसकी चर्चा पूर्व में की थी, तो आप वहां से और स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ठीक है। हम्म। यूट्यूब आदि के माध्यम से आपको लिंक वगैरह भेज दी जाती है ग्रुप पे, तो वहां पर पूर्व प्रकरण भी आप देख सकते हो और अच्छे से, और ग्रंथ में भी देख सकते हो। ये अवग्रह आदि का स्वरूप, हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। उसी अवग्रह के थोड़े से भेदों की चर्चा करते हैं। एक होता है अर्थावग्रह, एक होता है व्यंजनावग्रह। तो देखिए, अर्थावग्रह के अंतर्गत किसी स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होता है, और अर्थावग्रह के बाद में अवाय इहा अवाय धारणा भी होते हैं। लेकिन व्यंजनावग्रह में किसी स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, अपितु अस्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होता है। अस्पष्ट पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है। और उस व्यंजनावग्रह के बाद में निश्चित तौर पर इहा भी नहीं होती, और उसके बाद में अवाय धारणा भी नहीं होते। वो अवग्रह तक ही रुक जाता है। और अर्थावग्रह में पूरी प्रोसेस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ऑप्शनल है। लेकिन व्यंजनावग्रह में तो निश्चित तौर पर नहीं होगी। इस प्रकार जानना चाहिए, दो अलग अलग प्रकार के अवग्रह है। अब देखिए, स्पष्ट प्रकार का ज्ञान और अस्पष्ट पदार्थ का ज्ञान, इसका क्या तात्पर्य है? पदार्थ अस्पष्ट और या स्पष्ट नहीं होता, पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट और अस्पष्ट होता है। उसी अपेक्षा से पदार्थ को भी कह दिया जाता है कि यह पदार्थ स्पष्ट है या स्पष्ट है। इस प्रकार से, जैसे कि आपने मटकी देखी होगी, मटकी पे, मटकी को आपको धोना है, आपने दो जल के कण मारे, तो आपको पता चलता है कि मटका गीला है कि नहीं है? बताइए। अगर मैं, मटकी को धोना है और मैंने धोने से पहले बस दो छिड़के डाले, तो मटका गीला है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जहाँ पे आपने पानी दिया वहां पे गीला है, जहाँ छींटा मटका लगा है। गीला है कि नहीं है? मटका गीला है ना? हाँ उतने अंश में तो है ना, कम से कम? बिल्कुल है। बिल्कुल है। लेकिन किसी अन्य को पूछोगे, आपने छींटे डाल दिए, और किसी और से पूछोगे कि ये गीला है कि नहीं है, वो क्या बोलेगा? नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो हल्का सा हुआ है, ठीक है। तो यहां हम्म। पर भी व्यंजनावग्रह के लिए ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि व्यंजनावग्रह में हल्का सा ज्ञान होता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता, उसी को अस्पष्ट ज्ञान है। जैसे कि बहुत सारी चीजें आसपास की स्पर्श होके चली जाती है दिन भर में, लेकिन हमेशा हर चीज का ज्ञान होता है? बहुत सारी चीजें हमें सुनने को कान में पड़ती रहती है, लेकिन हर चीज का हमें ज्ञान होता है, हर शब्द का ज्ञान होता है। बहुत सारी आवाजें गूंज रही है, लेकिन हर चीज का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजों का मात्र व्यंजनावक ग्रह होता है। ज्ञान तो होता है, लेकिन अत्यंत अस्पष्ट ज्ञान उसका होता है। स्पष्ट होगी बात? तो ऐसा जो अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, उसी को व्यंजनावक ग्रह बोलते हैं। वो हमारे पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। आपके भी आसपास बहुत सारे शब्द चल रहे होंगे, लेकिन सभी का ज्ञान आपको नहीं हो पा रहा होगा। ज्ञान हो पा रहा है तो वो सामान्य ज्ञान हो पा रहा है, उसी सामान्य ज्ञान को, अत्यंत अस्पष्ट सामान्य ज्ञान को व्यंजनावग्रह बोलते हैं। और स्पष्ट रूप से जो सामान्य ज्ञान होता है उसको अर्थावग्रह होते बोलते हैं। स्पष्ट होगी बात? तो यहां पर का व्यंजनस्य अवग्रह। अब इस सूत्र को समझते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली, अब मूल सूत्र पर आते हैं। सूत्र को वापस देखना। व्यंजनस्य अवग्रह, दो शब्द है यहां पर। पहला शब्द है व्यंजनस्य, और दूसरा है अवग्रह। व्यंजन शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त, अस्पष्ट या अप्रकट। क्लियर? अस्पष्ट, अप्रकट या फिर अव्यक्त पदार्थ का अर्थ से कि यहाँ पे क्या आएगी, अनुवृत्ति आएगी। आपको मैंने बार बार भी बता दिया कि व्यंजनस्य अर्थस्य अवग्रह ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन वापिस से अर्थस्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे?
क्योंकि सूत्र है तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, कुछ चीजों की पूर्व से अनुवृत्ति लानी पड़ती है। तो यहां पर भी अर्थस्य की पूर्व से अनुवृत्ति लाएंगे और यहां पर लगाएंगे। व्यंजन का अर्थ होता है अव्यक्त या अप्रकट या अस्पष्ट। तो जो अव्यक्त अर्थ माने पदार्थ, ऊपर से अनुवृत्ति लाएंगे, तो अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह होता है। अवग्रह माने अवग्रह होता है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया सभी को? इतना सा अर्थ है कि अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह होता है या अप्रकट पदार्थ का अवग्रह होता है। स्पष्ट हो गया? क्लियर? हिंदी से संस्कृत से अर्थ समझ में आ रहा है? व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन माने होता है डकाउ अव्यक्त, तो अव्यक्त का अव्यक्त अवग्रह अप्रकट। होता है। तो ऊपर से अर्थ शब्द भी लेके आ जाएंगे, तो अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह होता है, अव्यक्त द्रव्य का अवग्रह होता है। और अव्यक्त द्रव्य हमने समझ लिया कि जो हमारे बहुत सारा ऐसे आसपास के पदार्थ चल रहे थे, बहुत सारे शब्द कान में पड़ते रहते, ये सारे अप्रगट पदार्थ थे, ये हमारे ज्ञान में प्रकट अच्छे से नहीं हुए। तो उनका अवग्रह हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन मात्र अवग्रह हो रहा है, उससे आगे नहीं जा पा रहा है। तो वो व्यंजनावग्रह की श्रेणी में आता है, वो अप्रगट रूप से विद्यमान रहता है। स्पष्ट हो गया? अब देखिए तो कुछ एग्जाम्पल से समझाइए ना, क्या। कुछ एग्जाम्पल से समझाइए। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके आसपास कितनी आवाजें आ रही है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मेरे यहाँ पे तो बहुत सारी आ रही है। मेरे पास में एक बिल्डिंग बन रही है, मेरे पास में बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे बहुत सारी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजों को मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ वहां पे। तो उनका मात्र व्यंजन का जो अव्यक्त पदार्थ है उनका अवग्रह हुआ और वो चले गए, वो मेरी पकड़ में ही नहीं आए। तो जैसे आपको भी बाहर बहुत सारी ध्वनियां सुनाई दे रही हो, तो वो बहुत सारी ध्वनियां ज्ञान में आती ही चली जाती है, हमको पता ही नहीं चलता, मात्र उसका सामान्य ज्ञान होता है और उसका यह अवय धारणा कुछ भी नहीं होता, वो भी अस्पष्ट रूप से रह जाती है। दिन में हम जैसे किसी सड़क पे चलते हैं या किसी भीड़ भाड़ के इलाके में जाए, कितने लोग टच करके चले जाते हैं, सभी का स्पष्ट ज्ञान हो पाता है क्या? सबका प्रकट रूप से ज्ञान हो पाता है क्या? नहीं। नहीं हो पाता। वो अप्रकट रूप से ज्ञान होता है, वो व्यंजनावग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ज्ञान तो हो रहा है, टच हुआ, ज्ञान हुआ, लेकिन वो व्यंजनावग्रह है, अप्रकट रूप से ज्ञान होता है। जैसे कि अर्थावग्रह में स्पष्ट रूप से होता है और कदाचित उसके बाद में यह अवाय धारणा भी होते हैं, लेकिन व्यंजनावग्रह के बाद में यह अवाय धारणा कुछ भी नहीं होते, ज्ञान का प्रतिभासन हुआ और वो चला जाता है तत्काल। इस प्रकार के ज्ञान को व्यंजनावग्रह बोलते हैं। तो व्यंजन जो पदार्थ है, तो व्यंजन माने अव्यक्त पदार्थ है, उनका अवग्रह होता है। यहाँ पे एव शब्द का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा इसकी टीकाकार कहते हैं। किसका ग्रहण करना चाहिए? एवकार का। एव का क्या अर्थ होता है? एव का अर्थ होता है ही, तो व्यंजन का अवग्रह ही होता है, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। मतलब केवल अवग्रह ही होता है, यह अवाय धारणा नहीं होता है। जैसे कि आपने एवकार का शब्द का प्रयोग तो किया नहीं है, ही शब्द का प्रयोग तो किया नहीं है, तो हम कैसे मान ले यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? आचार्य देव एव शब्द भी लगा लेते, क्या जा रहा था, और अच्छे से सूत्र का अर्थ हो पाता। उन्होंने एव शब्द नहीं लगाया, तो एव का ग्रहण कैसे करें? थोड़ा सा समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहां पर एव बिना लगाए ही उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग से कहा है। यदि अर्थस्य में ही इसका ग्रहण हो जा रहा था, व्यंजन भी एक तरह से अर्थ ही तो है, लेकिन अलग से व्यंजन से अवग्रह का, इससे समझना चाहिए कि व्यंजन का अवग्रह ही होता है। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं दिन भक्षी हूं। कौन हूं मैं? दिन भक्षी हूं। इसका अर्थ क्या है? मैं दिन में खाने वाला। अर्थ स्पष्ट हो गया? मैं क्या हूं? दिन भक्षी हूं, दिन में खाने वाला। इसका अर्थ क्या हो गया? कि मैं दिन में ही खाता हूं, रात में नहीं खाता हूं। मैंने ए बोला, ही बोला, नहीं बोला, फिर भी आपको उसका ज्ञान हो गया। मैंने कहा मैं दिन बख्शी हूं, मैं दिन बख्शी ही हूं, ही बोला नहीं था, लेकिन अर्थ में उसका ज्ञान अपने आप हो गया। तो वैसे ही यहां पर एव मतलब ही, संस्कृत में ही को एव बोलते हैं, दृढ़ता के लिए बोला जाता है एव शब्द का प्रयोग। यहां पर एव शब्द का संस्कृत में नहीं प्रयोग किया, लेकिन उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि कुछ पदार्थों का बोला नहीं जाता, लेकिन उसका ग्रहण कर लिया जाता है, तो इसको अनुक्त की श्रेणी में भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट होगी बात? तो व्यंजन, व्यंजनस्य मतलब अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह ही होता है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ हुआ।
यहां से कोई प्रश्न है? व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, या फिर व्यंजन व्यंजन पदार्थों का अवग्रह ही कैसे होता है, और भी कोई प्रश्न हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं, मैं पुनः बताने के लिए तैयार हूं। कोई प्रश्न किसी को? मतलब व्यंजनावग्रह में सिर्फ अवग्रह होता है, यहाँ अवाय और धारणा नहीं होती। नहीं और होती। अर्थस्य अर्थावग्रह में अवग्रह, यहाँ हवा, अवाय और धारणा, ये सब होगा। जरूरी नहीं है, अवग्रह भी हो सकता है केवल, ओके। लेकिन व्यंजनावग्रह में निश्चित तौर पर यह अवय धारणा नहीं होंगे, सिर्फ अवग्रह हुआ और मिट जाएगा वो ज्ञान। ठीक है। लेकिन अर्थावग्रह में स्पष्ट प्रतिभासत हो, और व्यंजनावग्रह से विशिष्ट ज्ञान है अर्थावग्रह। हम्म। अर्थावग्रह हुआ, फिर आपकी जिज्ञासा के ऊपर है, फिर यह हुई, अवाय हुई, धारणा हुई, इत्यादि इत्यादि हो। व्यंजनावग्रह में ऐसा नहीं हो। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि अर्थावग्रह में सामान्य ज्ञान हुआ, उसके बाद यह अवय धारणा नहीं हुए, ऐसा भी संभव है। ठीक है। अर्थस्य शब्द से सामान्य रूप से एक बात कही थी कि सामान्य रूप से पदार्थों का होता है, सामान्य पदार्थ। लेकिन यहां पर व्यंजन कहने से बताया कि जो अव्यक्त पदार्थ है, अप्रकट पदार्थ है, उनका मात्र अवग्रह ही होता है, अन्य अन्य नहीं होता है। स्पष्ट होगी बात? तो व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है, यह अवय धारणा नहीं होते। ऐसे इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र में से और भी कोई प्रश्न हो तो पुनः पूछने के लिए आपको समय देता हूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। मतलब व्यंजनावग्रह में प्रगट अप्रगट पदार्थों का ही व्यंजनावग्रह होगा, और अर्थावग्रह में प्रगट और अप्रगट दोनों का हो, नहीं, ऐसे। अर्थ हम अर्थावग्रह में प्रकट पदार्थों का होता है, और व्यंजनावग्रह में अप्रकट पदार्थों का होता अर्थावग्रह में अप्रगट का नहीं हो। है, नहीं होता। क्लियर? हाँ। ठीक है। और कोई प्रश्न? पुनः समझाने के लिए बोलोगे तो पुनः भी समझा दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस विषय थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए एकदम। भैया ऐसा है ना कि सबके पास अगर ये तत्वार्थ मणि प्रदीप रहा ना, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। और बिना ग्रंथ के बैठेंगे ना तो नहीं समझ आएगा ऐसा। आपके पास, हाँ, आपके पास तत्वार्थ मणि प्रदीप है? मेरे पास तो है, हाँ हाँ। लेकिन अन्य के पास? हाँ, अन्य लोगों के देखो पास। ऐसे करूंगा, मैं आपको पीडीएफ तो भेज दूंगा। हाँ। ठीक है, आप ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप तक भिजवा दी जाएगी। या फिर पीटीएसटी की वेबसाइट है, वहां से आप मंगवा सकते हैं, या आपके आसपास के मंदिरों में भी उपलब्ध हो जाएगी। या तत्वार्थ मणि प्रदीप नहीं है, अन्य कोई संस्करण है, मतलब जिसमें अर्थ थोड़ा विस्तार दिया हुआ है, चाहे वो प्रकाश जी छाबड़ा की हो या अन्य किसी विद्वान की हो, फूलचंद जी शास्त्री की हो, कैलाश जी शास्त्री, बहुत सारे लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पे बहुत सारा काम किया है। जो कोई भी आपके साथ पास संस्करण हो, उसमें थोड़ा देखोगे तो सबका वर्णन आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है। हम्म। अब यहां से आपको पढ़ना चाहिए। तो हम अभी आधार तत्वार्थ मणि प्रदीप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लगभग सभी के पास तत्वार्थ मणि प्रदीप ज्यादा संख्या में है। अलग संस्करण से भी ले सकते हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ सूत्र ही है, सूत्र और सूत्र का अर्थ हो तो सब जगह सेम होंगे। थोड़ी विशिष्ट चर्चा इसलिए की जाती है कि सूत्र और अच्छे से बारीकी से समझ में आ सके, उसके एक एक भाव में ग्रहण में हो सके, इसलिए। ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। इस सूत्र से हमें क्या समझ में आया कि अवग्रह दो, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में सिर्फ अवग्रह ही होता है, यह अवय धारणा नहीं होता। अर्थावग्रह में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। व्यंजनावग्रह में अप्रकट पदार्थ का ज्ञान होता है, मतलब पदार्थ तो प्रकट रूप में होता है, लेकिन उसका अप्रकट रूप में ज्ञान होता है, अस्पष्ट ज्ञान होता है, अव्यक्त ज्ञान होता है। और दूसरा, अर्थावग्रह में प्रकट पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ तो प्रकट ही होता है, लेकिन उसका ज्ञान एकदम स्पष्ट रूप से होता है। जी, कुछ बोलना चाहते हैं चंदा जी? कोई प्रश्न है? आगे बढ़े, शिल्पा जी। हाँ, बढ़िया। स्पष्ट हो गया हो? देखिए, हाँ, थोड़ा दो सूत्र है। हाँ, सा
को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना उन्होंने पहले भी नहीं सुना है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आज की क्लास में। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ऐसा? हाँ। अगर डिफिकल्ट हो गया है तो आप ऐसा करिए कि YouTube में वापस सुनिए जो भी विषय बोला है, फिर भी नहीं समझ में आया, आप मुझे कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं। लिखकर बोलिए। हाँ, पर भाभी आप जैसे वहीं जयपुर ही रहते हो, तो आप तत्वार्थ मणिप्रदीप आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है। मेरे पास है, आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए भिजवा भी दूंगा। आप हम्म। मैसेज कर दीजिए मुझे, जिसको भी जरूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हाँ। आप ठीक ग्रुप है। में ही मैसेज कर दीजिए, कुछ भी बात हो। आप ग्रुप में, आपको इसके लिए ही सबको जोड़ा हुआ है कि कोई भी परेशानी हो आप बोल सकते हैं। आप ग्रंथ चाहिए, ग्रंथ भिजवा दिया जाएगा, बस आप एड्रेस भेज देना है। आपको जो भी और भी कोई भी प्रश्न भी समझ में नहीं आता, मन में कोई प्रश्न रह गया, आप तुरंत ग्रुप में भेजिए। आप भी ऐसे बहुत ऐसे मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं, संकोच की बात नहीं। आप अपनी सारी बातें वहां पर कह सकते हैं कि हमें ये प्रकरण समझ में नहीं आया, हमें ये समझना है वापिस, हमें आवाज अच्छे से नहीं आती, आप थोड़ा सुधार कीजिए। जो कोई भी बात, हमें लिंक तुरंत चाहिए, तुरंत वैसे अब अवेलेबल हो जाती है, आप देखोगे यूट्यूब पे। आपको ये चाहिए, इस कक्षा की लिंक चाहिए, ये वाले सूत्रों की जो हमें पुरानी लिंक थी वो आप उपलब्ध कराइए, वो सारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप जो भी आपकी बात हो वहां पर कर सकते हैं। अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, यदि इसमें से कोई प्रश्न ना हो तो, प्रश्न हो तो आप वापिस कक्षा में पूछिए, हम उसका समाधान देंगे। अगले सूत्र के लिए शिल्पा जी से निवेदन करता हूं कि वे अनम्यूट होकर इस सूत्र का पुनः पाठ करेंगे। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, चक्षुरिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, फिर से न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, र को अभी थोड़ा स्पष्ट पाठ कीजिए। न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, इंद्रियाभ्याम, रनीन्द्रियाभ्याम, र है वहां पर, देखिए। न न चक्षु, चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम, हाँ पुनः आप बोलेंगे वापिस, न न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम। न चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम। न ठीक, चक्षुरिंद्रियाभ्याम। हाँ, इस प्रकार से ये आदर्श पाठ करना चाहिए, इसी को ही समझना चाहिए। देखिए, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, तीन शब्द है, कौन कौन से? चक्षु और इंद्रिय। ठीक है, रुको रुको। वैसे तो मूल में यहाँ पर दो ही शब्द है, पहला तो है न, और दूसरा शब्द है चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। कितने शब्द हुए? दो शब्द है, पहला है न और दूसरा है चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। और चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, ये जो दूसरा शब्द है, इसको भी थोड़ा अलग अलग कर देंगे तो अर्थ होगा चक्षु और अनिंद्रिय, चक्षु और अनिंद्रिय से। तो चक्षु और अनिंद्रिय से नहीं होता, न मतलब नहीं होता। क्या नहीं होता, किसकी चर्चा चल रही थी अभी तक? व्यंजनावग्रह अर्थात। व्यंजनावग्रह की चर्चा चल रही थी कि चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय किसे बोलते हैं? मन। मन को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने जाना तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, इस सूत्र में हमने जाना था कि अनिंद्रिय मन को बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं इसकी भी चर्चा हमने वहां पर विस्तार से की थी। देखिए, तो अनिंद्रिय वो बोलते हैं मन को, तो चक्षु और मन से नहीं होता है व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह की अनुवृत्ति इस सूत्र में पूर्व वाले सूत्र से ले लेंगे अपन। ठीक है, इस सूत्र में कहा नहीं है, लेकिन प्रसंगवश उसकी अनुवृत्ति यहां पर लेनी चाहिए। तो चक्षु और अनिंद्रिय माने मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। स्पष्ट हो गई, इतनी सी बात है। ये अब देखिए, पांच इंद्रिय होती है और एक मन होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब एक मन, तो इन पांच पदार्थों से मति ज्ञान होता है। स्पष्ट है? क्योंकि हाँ। इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम कहा था कि इंद्रिय और मन से क्या होता है, पांच इंद्रिय और एक मन से मति ज्ञान होता है। अब देखिए, व्यंजनावग्रह जो अर्थावग्रह होगा, वो पांच, मतलब ये जो छह है, इन छहों में से किसी से भी हो सकता है। लेकिन हम्म। जो व्यंजनावग्रह है वो मात्र चार से ही होगा। छह में से किस किस से नहीं होगा? एक तो चक्षु से नहीं होगा और एक मन से नहीं होगा, तो कितने बचे? चार। मतलब हाँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, हाँ। इनके माध्यम से ही व्यंजनावग्रह होगा, अव्यक्त पदार्थ का ज्ञान होगा। अब इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या विशिष्ट कारण है। इसका समाधान दिया आचार्य देव ने बहुत सुंदर, कि ये जो दो इंद्रियां हैं, मतलब चक्षु इंद्रिया और मन है, ये दोनों अप्राप्यकारी होते हैं, और बाकी बाकी जितने हैं वो बाकी सारे प्राप्यकारी हैं। तो इंद्रिय और मन को दो अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। चक्षु और इंद्रिय
इन दोनों को क्या बोला? अप्राप्यकारी। और मतलब स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण को क्या बोला? प्राप्यकारी। ये मत- प्राप्यकारी अप्राप्यकारी क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। कि आपको जो जो पदार्थ का हमें जिन इंद्रियों से ज्ञान होता ही है, जो हमारे जितना पास, प्राप्यकारी का मतलब होगा किसी पदार्थ का प्राप्त होना, फिर उसका ज्ञान होना। जैसे कि आपको किसी पदार्थ का स्पर्श करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको स्पर्श करना पड़ेगा, फिर आपको स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसका ज्ञान होगा। तो स्पर्शन इंद्रिय को, उस पदार्थ को क्या करना पड़ा? प्राप्त करना पड़ा। तो स्पर्शन इंद्रिय कैसी हो गई? प्राप्यकारी हो गई। क्लियर? ये हम्म रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में क्या करना पड़ेगा? जब तक जिह्वा पर कोई पदार्थ नहीं रखोगे उसके स्वाद का पता नहीं लगा पाओ। तो ये इंद्रिय भी कैसी हो गई? प्राप्तिकारी। प्राप्यकारी। किसी पदार्थ को सूंघना है, कोई दूर रखा हुआ है पदार्थ, आप उसको सूंघ सकते हैं? हाँ सूंघ सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू मेरे नाक तक आनी चाहिए। बिल्कुल। स्पष्ट है कि नहीं है? नाक तक आनी चाहिए, तो वो भी प्राप्यकारी ही होता है, कि मतलब वो खुशबू मेरे तक पहुंचे। ठीक है, प्राप्यकारी। हम्म फिर उसके बाद कर्ण। कर्ण को भी देखिए, कान में यदि शब्द नहीं पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान आपको नहीं नहीं हो। होगा। तो शब्द पढ़ने चाहिए, कान में शब्दों का स्पर्श होता है, टकराते शब्द कान में, तभी हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द कान में शब्द ऐसे पढ़ते हैं, टकराते हैं, तब जाके हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द पढ़े, हमको उसका ज्ञान हुआ। तो ये कर्ण भी इंद्रिय भी कैसी है? प्राप्यकारी है। लेकिन चक्षु इंद्रिय कैसी है? वो अप्राप्यकारी है। दूर पदार्थ होगा, उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आप दूर पदार्थ को भी देख सकते हैं कि वहां पर ऐसा पदार्थ है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, अब मन से भी चर्चा कर लेते। अब मन में भी कोई सामने पदार्थ नहीं होगा, या किसी दूर देश में होगा, उसका भी ज्ञान हो जाता है मन के माध्यम से। अब आपको ज्ञान होगा, जितना दूर कान से सुन सकता है उतना दूर आंखें भी देख सकती है। तो दोनों में अप्राप्यकारी और प्राप्यकारी का भेद क्यों किया? या हम उतना दूर का भी हम कदाचित सूंघ लेते हैं, जितना देख पाते हैं। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी का भेद कैसे किया? समझने की कोशिश करना थोड़ा सा गंभीर है विषय। देखिए यहां पर कि चक्षु इंद्रिय में क्या क्या होता है, कि बीच के सारे पदार्थों को छोड़कर दूर वाले पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। लेकिन घ्राण इंद्रिय में ऐसा नहीं होता। पहले पास वाले पदार्थ की खुशबू होगी, फिर अन्य दूर वाले पदार्थ की खुशबू होगी। या दूर वाले की तेज होगी तो अलग बात है, तेज खुशबू होगी, लेकिन होगी पहले पास वाले पदार्थ की, फिर दूर वाले पदार्थ की होगी। इस प्रकार ये सब प्राप्यकारी है। बीच वाले पदार्थ को छोड़ नहीं सकते। चक्षु इंद्रिय में बीच वाले सारे पदार्थ को छोड़ते हुए दूर एक लाइट जल रही है, उसको आप देख सकते हैं। हम्म कर्ण इंद्रिय में भी ऐसा है कि पास के शब्दों को छोड़कर दूर के शब्दों का आप ज्ञान नहीं कर सकते। बाहर के शब्द आपको कान में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, भले व्यंजनावग्रह हो, अव्यक्त रूप से हो, लेकिन वो कान में पड़ेंगे। फिर दूर जो शब्द है उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। अब ध्यान दूर वाले पदार्थों पे दे रहे हो, दूर वाले शब्दों पे दे रहे हो, अलग बात है, लेकिन पास वाले की ध्वनि आपके कान में पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए ये सारे हो गए प्राप्यकारी, और चक्षु और मन को कहा अप्राप्यकारी। कोई प्रश्न? नहीं। समझ में आ गया प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी? तो जो अप्राप्यकारी इंद्रियां हैं, या अप्राप्यकारी जो मन है, ये दोनों व्यंजनावग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें स्पष्ट ज्ञान ही होता है, अर्थावग्रह ही होता है। और जो प्राप्यकारी है, ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, ये चारों इंद्रियां प्राप्यकारी होने से इनका अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह दोनों प्रकार के अवग्रह होते हैं। स्पष्ट? यस। तो इस प्रकार हमने न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम इस सूत्र को देखा। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, यहां पर कौन सी विभक्ति, अगर आपसे कोई पूछे तो पंचमी विभक्ति है, कि नहीं होता चक्षु और अनिंद्रिय से। इस प्रकार अर्थ समझना चाहिए। चक्षु और अनिंद्रिय माने मन से, चक्षु और मन से अर्थ लेंगे। तो चक्षु और अनिंद्रिय से नहीं होता, न मतलब नहीं होता, तो क्या नहीं होता? ऊपर से अनुवृत्ति व्यंजनावग्रह नहीं होता। इस प्रकार व्यंजना। जो मूल संस्कृत है उससे भी अर्थ हमें समझना चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कक्षा का समय हो गया। आपको बाद में भी कोई प्रश्न होता है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ग्रुप में कभी भी आपका जब मन चाहे, आपको लगता है मैं प्रश्न भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा,
आप बाद में भी भेज दीजिए प्रश्न, कोई संकोच की बात नहीं है। व्हाट्सएप समूह इसीलिए ही बनाया है, कोई भी कैसी भी शंका हो आप वहां पर पूछ सकते हैं, या आपको ग्रंथ वगैरह चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसकी उपलब्धता भी आपको हो जाएगी। अभी समय होने से अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। भैया आपने जैसे बताया ना कि चक्षु चक्षु इंद्रिय में दूर की चीज भी हम बीच की चीजों को गौण करके देख सकते हैं, हाँ है ना। तो ऐसे अपन मन का भी ऐसा ही है, हम कहीं पे भी हाँ बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए हाँ, तो ऐसा ही है ना। बिल्कुल मन भी अप्राप्यकारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम्म, ठीक है। स्पष्ट। जैसे कि या देखो, बीच में एक टावर है, उसके आगे अगला टावर है, उस अगले वाले टावर पे लाइट जल रही है, बीच वाले टावर पे लाइट नहीं जल रही, हम्म, ठीक है। और बीच वाले, अब बहुत घना अंधेरा है, बीच वाले टावर का आपको ज्ञान नहीं हो रहा, उसके आगे जो वाला टावर है उसका ज्ञान हो पा रहा है, तो चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी हो गई, क्योंकि पहले वाले का ज्ञान नहीं हो रहा, बाद वाले का हो रहा है। लेकिन हाँ, शब्दों में ऐसा नहीं है, पास हाँ, वाले का ज्ञान होता ही होता है, ठीक है। और घ्राण में भी पास वाले की खुशबू हमारे नाक में जाती ही जाती है, फिर दूर दूर वाले की जाती है। हम गौण किसको कर रहे हैं, प्रधान किसको कर रहे हैं, वो ज्ञान में उपयोग का विषय कि हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है। हमारा उपयोग भले दूर वाले को के पास जा रहा हो, लेकिन ग्रहण तो पास वाले का भी हो रहा है, लेकिन चक्षु में ऐसा नहीं, इसलिए चक्षु अप्राप्यकारी है। और मन भी ऐसा ही है, अप्राप्यकारी है, ठीक है। प्राप्यकारी मतलब पदार्थ पास में होने चाहिए, अप्राप्यकारी में ऐसा है कि जरूरी नहीं है पदार्थ पास में। क्लियर। इस हम्म, प्रकार प्राप्य, जो अप्राप्यकारी होता है उनका व्यंजनावग्रह नहीं होता, और जो प्राप्यकारी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह दोनों होते हैं। तो न चक्षुरन इंद्रिया व्यायाम का यही तात्पर्य है कि नहीं होता इन दोनों से व्यंजनावग्रह। इस प्रकार आज की कक्षा को आपने बहुत सही ढंग से सुना। अंतिम मंगल करते हैं। अंतिम मंगल में जिनवाणी की विनय करते हुए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।